हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं लुसियन डिस्कशन। और इससे पहले चैप्टर 1 का डिस्कशन हो गया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 2। ठीक है, और चैप्टर 1 का डिस्कशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आज का जो चैप्टर है मोशन, गति। ठीक है, और डेली 10 बजे सुबह फिजिक्स का लुसियन डिस्कशन अपलोड किया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे आप बिहार सचिवालय का तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी मेंस का। आपको फिजिक्स अगर लुसियन से कर लेते हैं तो आपको 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो चलिए आज का जो चैप्टर है गति, उसको शुरू करते हैं। गति, जिसको इंग्लिश में मोशन बोलते हैं दोस्तों। इसमें पहला पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों, वो अदिश राशि और सदिश राशि दोनों को दिया गया है। तो पहले देखते हैं हम दोस्तों अदिश राशि के बारे में। अदिश राशि क्या होता है, जिसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि। अदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? अदिश राशि कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? द्रव्यमान, चाल, वेलोसिटी नहीं, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। वेलोसिटी जो है दोस्तों वो सदिश राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कार्य, समय और ऊर्जा, ये सभी क्या है दोस्तों? अदिश राशि। सबको याद रखेंगे। अदिश राशि क्या होता है? जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। ठीक है, चाल, द्रव्यमान, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सभी क्या है दोस्तों? अदिश राशि है। नोट में दिया हुआ है कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ताप जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, दाब जिसको प्रेशर बोलते हैं, ये सभी भी दोस्तों क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, तो ये सभी जितना भी एग्जाम्पल है दोस्तों अदिश राशि का, उसको जरूर आप लोग याद कर लेंगे। ये सभी क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, अगला है दोस्तों सदिश राशि। सदिश राशि उसको बोलते हैं वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, इसमें क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, मतलब दिशा भी रहता है, उसको बोलते हैं सदिश राशि। जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करता है, जो त्रिभुज का योग का नियम का पालन करता है दोस्तों, उसको नियम को पालन के अनुसार जोड़ी जाती है, उसे सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, तो सदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि का उदाहरण क्या हो जाएगा? सदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए हमें ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, अगर यहाँ से हमको यहाँ जाना है, तो ये अगर हम डायरेक्ट दूरी तय करते हैं तो इसमें एक दिशा है और ये परिणाम है, तो इसको बोलेंगे क्या? विस्थापन। और वहीं दोस्तों हम इस तरीके से भी दूरी तय करते हैं, इधर से भी, तो ये जो हो गया दोस्तों, ये हो गया दूरी। इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर भी से भी जा सकते हैं, लेकिन विस्थापन ये जो है डायरेक्ट अगर कोई 2 बिंदु को मिलाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन। तो विस्थापन जो होता है दोस्तों वो होता है क्या? सदिश राशि। वहीं बात करें दूरी का, तो दूरी जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? अदिश राशि होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन क्या होता है दोस्तों? तो सदिश राशि, और दूरी जो होता है वो अदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है और दूरी में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसी प्रकार वेग और स्पीड में, तो दोस्तों वेग जो जिसको वेलोसिटी बोलते हैं, वेग जो होता है वो सदिश राशि होती है। वहीं पे स्पीड जो चीज चाल है दोस्तों, चाल क्या होता है? तो चाल जो है दोस्तों, चाल हो जाता है अदिश राशि। ठीक है, तो आप लोगों को अदिश और सदिश समझ में आ गया होगा। सारा एग्जाम्पल याद करना है आपको। एक बार और रिपीट कर देते हैं। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सभी क्या है दोस्तों? अदिश राशि है। साथ में विद्युत धारा, ताप, दाब, ये भी दोस्तों क्या है? अदिश राशि है। वहीं बात करें सदिश राशि की, तो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, एक्सीलेशन भी, त्वरण को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एक्सीलेशन बोलते हैं, बल को फोर्स बोलते हैं। ये सभी जो है दोस्तों वो सदिश राशि है। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा सदिश राशि। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट है दूरी। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। आपको बताए थे दूरी क्या है, वो अदिश राशि है। और ये सदैव क्या होता है? ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो अभी बताएं आप लोग को दूरी क्या होता है? हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। ये मान लीजिए 2
दो पोजीशन है, दोनों के बीच की जो दूरी होगी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो हो गया दूरी, और ये हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों, विस्थापन। विस्थापन एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, देखिए इसमें दिशा क्या है, निश्चित है, लेकिन इसमें कोई दूरी में कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी दोस्तों, लंबवत दूरी या फिर न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। जैसे दो पॉइंट है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, यही होगी लंबवत दूरी, एकदम सीधी रेखा दोनों के बीच में, तो ये जो होती है न्यूनतम दूरी, तो इसको बोलते हैं दोस्तों विस्थापन। और ये जो इधर से कुछ भी ट्रेवल करके, तो इसको दूरी, तो ये ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी पहुँच सकते हैं, तो ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग दूरी और विस्थापन में अंतर देख सकते हैं। दोनों का जो है दोस्तों, विस्थापन का भी एसआई यूनिट जो होता है वो मात्रक जो होता है दोस्तों मीटर ही होता है, साथ ही दोस्तों दूरी का भी मीटर भी होता है, ठीक है। तो इसका जो एसआई मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी होता है मीटर होता है, लेकिन विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, तो सदिश राशि होता है, और दूरी क्या होता है, अदिश राशि होता है, ठीक है। अब देखिए विस्थापन जो है दोस्तों वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन याद रखने वाली बात है, दूरी जो है वो क्या होगा, केवल धनात्मक होगा। हमेशा दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें, चूंकि इसमें दिशा होता है, तो अगर आप दो पॉइंट के बीच में अगर इस तरीके से देखेंगे तो इधर पॉजिटिव मानते हैं, तो अगर यहाँ से इधर देखेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से विस्थापन जो होगा तो वो धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी होगा, ठीक है। तो अच्छे से इस पॉइंट को क्लियर कर लें, अच्छा पॉइंट है। दूरी केवल धनात्मक होता है और विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट है चाल। चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब किसी वस्तु के द्वारा एक सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है उसी को चाल बोलते हैं। चाल को हम इस फार्मूला से लिख सकते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। मतलब दूरी तय करेंगे कितना सेकंड में, एक सेकंड में, उसी को क्या, दोनों का अनुपात को क्या बोलेंगे, चाल। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे समय। चाल जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो चाल अदिश राशि होता है। अभी ऊपर बताए थे आपको, चाल क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। और इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड कैसे आया, तो देखिए दोस्तों दूरी का क्या हो जाएगा मीटर, और समय का क्या हो जाएगा सेकंड। तो इस तरीके से मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा किसका, चाल का। अब देखते हैं वेग। वेग क्या होता है, जिसको इंग्लिश में वेलोसिटी, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, विस्थापन की दर, विस्थापन मतलब विस्थापन अभी आप लोगों को बताए थे, विस्थापन लंबवत दूरी होता है, दो पॉइंट के बीच की ये दूरी जो है विस्थापन, इसको मान लीजिए ये डी है। तो विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इस ये भी प्रति सेकंड ही होता है, तो बट्टे में क्या हो जाएगा, समय प्रति सेकंड। तो विस्थापन बट्टे में समय जो हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। और दूरी बट्टे में समय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक सदिश राशि है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है ये भी मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो दूरी हो चाल हो या वेग हो, दोनों का एसआई मात्रक सेम होगा, लेकिन चाल जो होता है वो दोस्तों अदिश राशि होता है, वेग जो होता है वो सदिश राशि होता है, ठीक है। फार्मूला 4 का अभी बताएं, चाल बराबर क्या होता है, जिसको वेलोसिटी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और विस्थापन वेग बराबर क्या होगा दोस्तों, वेग बराबर हो जाएगा क्या, विस्थापन बट्टे में समय, ठीक है, बट्टे में समय। तो ये दोनों फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे। वेग कब होगा, जब विस्थापन होगा, और चाल कब निकालेंगे, जब दूरी होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों त्वरण। त्वरण क्या होता है, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, मान लीजिए कोई वस्तु v वेलोसिटी से u वेलोसिटी से जा रहा है, और कुछ समय के बाद मतलब उसको एक्सीलरेशन लेंगे, एक्सीलरेट करेंगे। मान लो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, शुरू में हमारी वेलोसिटी क्या है, u है, बाद में हमारा क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन क्या हो गया, तो v माइनस u, ये हो गया कि नहीं, वेग में फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये वेग में परिवर्तन की दर मतलब समय निकालेंगे टाइम, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सीलरेशन। तो यही हो गया दोस्तों एक्सीलरेशन का फार्मूला। एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बट्टे में समय, अगर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्सीलरेशन निकल जाएगा, ठीक है।
यह एक क्या है दोस्तों, सदिश राशि है। तो आप लोग को याद रखना है, त्वरण क्या होता है, सदिश राशि होता है, और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, ऊपर में क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता था, मीटर प्रति सेकेंड होता था, और नीचे भी क्या है, सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति, ये सेकेंड सेकेंड गुना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया कि नहीं, एक्सीलरेशन का मात्रक निकल के आ गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अधिक समय के साथ वस्तु का वेग घटता है। अगर मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, एक्सीलेटर लेंगे तो क्या होगा, वेग बढ़ेगा, लेकिन एक्सीलेटर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, वेग घटने लगता है। तो जब वेग बढ़ेगा, एक्सीलेशन लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सीलेट कर रहे हैं, इसी से वर्ड आया एक्सीलेटर। तो एक्सीलेट करेंगे तो क्या होगा, त्वरण बढ़ेगा, मतलब त्वरण पॉजिटिव हो रहा है, तो उस त्वरण बढ़ेगा। अगर एक्सीलेशन कम कर देंगे तो क्या होगा, वेग घटेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक त्वरण। वेग जब घटेगा, मोटरसाइकिल को जब स्लो करेंगे तो क्या होगा, त्वरण घटेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और जिसको क्या बोला जाता है, मंदक बोला जाता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोला जाता है दोस्तों, मंदक बोला जाता है। तो त्वरण के बारे में आप लोग पढ़ लिए। त्वरण क्या होता है, किसी भी वस्तु में वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक क्या होता है, सदिश राशि होता है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट देख लिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है। और ये समय के साथ वस्तु का वेग इसमें जब घटता है, वस्तु का वेग जब घटेगा, मतलब एक्सीलरेशन हम कम करेंगे तो क्या होगा, त्वरण ऋणात्मक होगा, और इसको क्या बोलेंगे, मंदक बोलेंगे। और अगर एक्सीलेटर लेते हैं, वेग बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है दोस्तों प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है तो उसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है। तो पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, और पिंड के वेग का परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। समय के साथ क्या होता है, बदलते रहते हैं। इस कारण पिंड का एक समतल के साथ वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को दोस्तों प्रक्षेप गति कहते हैं या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इस वक्र पथ को जो बोलते हैं दोस्तों, वो ट्रेजेक्ट्री या प्रक्षेप पथ बोलते हैं, ठीक है। ये सदैव परवलाकार होता है। इसका जो आकृति होता है वो परवलाकार होता है। इसको अभी समझाएंगे दोस्तों किस तरीके से होता है। जैसे एग्जाम्पल में धनुष से टूटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा हुआ गोला, ये सभी जो है दोस्तों वो किसका एग्जाम्पल है, तो प्रक्षेप गति मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है, ठीक है। इसका जो मार्ग होता है दोस्तों वो परवलाकार होता है, ठीक है। और इसकी गति के उदाहरण है, ये सभी जो है दोस्तों प्रक्षेप गति के उदाहरण है। क्या क्या है, धनुष से टूटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा हुआ गोली। इसका एग्जाम देखिए किस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे कोई तोप है, यहाँ पे तोप है, यहाँ से कोई बम फेंका जाता है तो इस तरीके से गिरेगा, होगा कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे ज़मीन से कोई चीज़ फेंका जाता है तो इस तरीके से मोशन करता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो बन रहा है दोस्तों, यही बन रहा है परवलाकार। परवलाकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और इसी को जो बोलते हैं दोस्तों, ये पूरा पथ को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम अगर पूछे कि कितना एंगल से अगर हम इसको प्रोजेक्टाइल यहाँ से मान लो कुछ करें कि सबसे ज़्यादा दूरी पे जाके दूरी तय करें, तो दोस्तों अगर हम 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल मोशन पे अगर कोई चीज़ को फेंकते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा दूरी तय होता है। ये दूरी जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कितना, 45 डिग्री पे अगर किसी चीज़ को फेंका जाएगा प्रोजेक्टाइल गति मोशन से, तो इसमें देखिए सभी पॉइंट पे क्या होता है, दिशा और परिणाम बदलता रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसको आप लोग याद करेंगे। प्रक्षेप गति में क्या क्या होता है समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। इसका जो पथ होता है वो किस तरीके का होता है, तो परवलाकार होता है। अभी बताए किस तरीके से होता है, धनुष का बाण, धनुष से छूटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिराया हुआ बम, तोप से छूटा हुआ गोला, ये सभी जो है तो दोस्तों परवलाकार होते हैं। और इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है जो प्रक्षेप गति, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो द्विविमीय गति करती है। द्विविमीय गति मतलब दो डायमेंशन में गति करती है। मतलब यहाँ पे देख रहे थे, अगर ये एक्स है तो ये वाई है, एक्स वाई मतलब इस तरीके से गति होती है। मतलब तो दो डायरेक्शन में है कि नहीं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, द्विविमीय है, मतलब 2D
3D में नहीं ना है, 3D रहता तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन को दिखाते, लेकिन इसमें क्या होता है केवल द्विविमीय, मतलब दो डायरेक्शन को ही फॉलो करता है, एक समतल में गति करता है। और ये जो है दोस्तों एक समतल में गति करता है। किस में गति करता है दोस्तों? तो एक समतल में गति करता है, ठीक है। दो डायरेक्शन में क्या होता है, एक समतल ही बनता है। प्रक्षेप की अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए, अभी आप लोग को बताया है कि अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए 36 से कितना डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री। अगर किसी चीज़ को अधिकतम दूरी तय करने के लिए फेंकेंगे तो इसको कितने डिग्री पर फेंकेंगे, तो 45 डिग्री पर फेंकेंगे, ठीक है। 45 डिग्री के कोण पर ऊपर फेंकेंगे, ऊपर की ओर प्रक्षेपित करेंगे। अगर किसी भी चीज़ को, अगर बॉल को भी आप 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा दूरी वो तय करेगा, ठीक है। प्रक्षेप का कोण, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कोण होगा वो थीटा से 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। तो दोस्तों दोनों के लिए क्षैतिज परास, अगर आप थीटा ले या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा ले, दोनों का जो क्षैतिज परास होगा दोस्तों वो क्या होगा, समान होगा। अगला है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पे वेग और त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ये भी याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी और एक्सीलेशन के बीच कितना का कोण बनता है दोस्तों, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर वेलोसिटी यहाँ पे इधर है तो एक्सीलेशन इधर होगा, ठीक है। दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का। प्रोजेक्टाइल मोशन में उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी और त्वरण, मान लीजिए इस तरीके से अगर किसी चीज़ को प्रोजेक्टाइल किया जाता है, ठीक है, और ये मान लीजिए उच्चतम बिंदु है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा दोस्तों वेलोसिटी और एक्सीलेशन के बीच में, तो वो कितने डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इसी को बताया गया है कि मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है, दोनों के बीच का कोण वेलोसिटी और त्वरण एक्सीलेशन के बीच का कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों वितीय गति, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन अभी हम लोग देख लिए, अब देखेंगे क्या वितीय गति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, मान लीजिए कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे, किस मार्ग पे, वृत्ताकार, मतलब ये वृत्त है और इस मार्ग पे अगर कोई चीज़ गति करता है, इस तरीके से गति करेगा, तो उस गति को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। वृत्तीय, गोल गोल घूमना, इसको क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करता है, मतलब कि अगर इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, हमेशा एक ही वेलोसिटी, मतलब 25 किलोमीटर घंटा से अगर गति कर रहा है तो हमेशा 25 किलोमीटर घंटा से ही अगर गति करे, मतलब एक समान चाल से गति करता है, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक समान गति है तो अब क्या बोलेंगे, एक समान वितीय गति बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला है कि वितीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा हमेशा बिंदु पर बदल जाती है। देखिए वृत्तीय गति जो होता है वो क्या होता है, हमेशा त्वरित गति होता है क्योंकि वेग की दिशा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिशा देखेंगे, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे दिशा देखते हैं तो इधर होगा, फिर अगर यहाँ पहुँच गया तो इसका दिशा देखेंगे तो क्या होगा, इधर होगा। तो वितीय पथ पे होता है क्या कि हमेशा दिशा क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे हर पॉइंट पे क्या होगा, दिशा चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होते जाता है, क्योंकि हमेशा एक कर्व है, तो जैसे से बदलेगा तो त्वरण, तो यही बोला गया कि वितीय गति पर एक त्वरित गति होती है। त्वरित मतलब एक्सीलेशन के साथ गति होती है, और वेग की दिशा जो है, वेलोसिटी का जो दिशा है, यहाँ पे मान लीजिए इधर है वेलोसिटी, यहाँ इधर है, यहाँ इधर है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की दिशा जो होता है हमेशा प्रत्येक बिंदु पे क्या होती है, बदलती रहती है। तो आपको याद रखना है कि वितीय गति में वेलोसिटी की जो दिशा है, मतलब वेलोसिटी मतलब वेग की जो दिशा है हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। हर पॉइंट पे दिशा क्या होगा, अलग अलग होगा। अगला पॉइंट है कि डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया। अगर मान लीजिए कोई पत्थर है और उसको एक डोरी से बांध दीजिए, यहाँ से यहाँ इसमें पत्थर बांध दीजिए और इसको घुमाइए, तो क्या इस तरीके से घूमेगा कि नहीं, इस तरीके से घूमेगा और क्या बना जाएगा, वृत्ताकार पथ बना जाएगा। डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखा से उड़ जाता है, लेकिन अगर काफ़ी तेज़ से घूमेंगे, अगर इसमें ज़्यादा तनाव होगा तो क्या होगा, डोरी टूट जाएगा, और डोरी जब टूट जाएगा तो पत्थर क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा उड़ जाएगा। तो पत्थर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मान लीजिए ये टूटता है तो यहाँ से पत्थर टूट के और ये इस तरीके से इधर की तरफ उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कोणीय वेग। कोणीय वेग जिसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोला जाता है, इंग्लिश में एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। वृत्ताकार मार्ग पे, अभी बताएं वृत्ताकार मार्ग पे किस तरीके से गति होता है। तो वृत्ताकार मार्ग पे गतिशील कण को
वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा 1 सेकंड में जितनी कोण से घूम जाती है उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। मतलब कि वृत्ताकार के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में, कोण यहाँ देखिए केंद्र से मिलाने वाली रेखा ये है, तो पूछ रहा है 1 सेकंड में जितना, 1 सेकंड में जितने डिग्री घूम जाती है, 1 सेकंड में जितना कोण से घूम जाती है। मान लीजिए यहाँ से ए पे था और बी पे चला गया, 1 सेकंड में ए से बी पे चला गया और कितना डिग्री घूम गया, तो थीटा डिग्री घूम गया। ठीक है, तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है दोस्तों, इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है, और थीटा जो है दोस्तों ये दूरी होता है, और ये हो जाएगा टी, और इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी। थीटा जो हो जाएगा दोस्तों, इतना दूरी घूम रहा है तो इसको किससे डिनोट करेंगे, थीटा। ये कुछ नहीं है, अगर आप लोग वेलोसिटी बराबर देख रहे हैं क्या, दूरी बट्टे में समय होता है कि नहीं, तो यहाँ पे जो दूरी है वो क्या है, थीटा है, और समय थीटा दूरी तय कर रहा है, नहीं यहाँ से यहाँ जाने में ये थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा दूरी तय करे, और ये समय कितना ले रहा है, टी, और ओमेगा जो है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इसको वेलोसिटी की तरह ही कंपेयर कीजिए, तो इस तरीके से जो कोणीय वेग होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल फार्मूला लिख दीजिए, ओमेगा जो कि वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी इजकल टू थीटा, थीटा दूरी हो जाएगा, अब बट्टे में टी। ठीक है, अगर आप सर्कुलर पथ पे निकाल रहे हैं तो इस वाले फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बाय टी। यदि 1 सेकेंड में n चक्कर लगाता है, अगर 1 सेकेंड में n चक्कर लगाए तो ओमेगा बराबर 2 पाई n हो जाएगा कि नहीं, 1 सेकेंड में n चक्कर, तो ओमेगा, तो वृत्त का जो परिधि होता है ये पूरा परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई r होता है, तो n चक्कर लगा रहा है तो ओमेगा इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई n हो जाएगा। तो एक चक्कर में 2 पाई n कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे एक चक्कर में कितना, 360 डिग्री, 360 डिग्री रेडियन से घूम जाएगा। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r हो, अगर इसका मान लीजिए ये त्रिज्या है जो कि r है, और 1 सेकंड में n चक्कर लगाती है, उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी इजकल टू वृत्त की परिधि गुने n, तो 2 पाई r n हो जाएगा, और उसकी रेखीय चाल v इजकल टू क्या हो जाएगा, तो v इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एन। ठीक है, 2 पाई आर एन। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप निकालेंगे तो रेखीय चाल जो निकल के आएगा वो हो जाएगा कोणीय चाल गुने त्रिज्या। तो v इजकल, आपको ये फाइनल रिजल्ट याद रखना है कि v इजकल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है। v इजकल टू क्या होता है, ओमेगा एल, वेलोसिटी इजकल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू त्रिज्या। ठीक है, रेखीय चाल, इसको रेखीय चाल बोलेंगे, ये एंगुलर वेलोसिटी और ये रेडियस। ठीक है, पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने, ये पॉइंट दिया हुआ है कि पाई का मान का सबसे पहले गणना किसके द्वारा किया गया था, तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाए कि पाई के मान का गणना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा। पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन, भौतिक के पिता किसको बोला जाता है दोस्तों, न्यूटन को बोला जाता है। और उन्होंने सन 1687 ईस्वी में, कब, 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया जो कि उसकी पुस्तक थी किसके, न्यूटन के, सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो न्यूटन के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1687 ईस्वी में। और किस पुस्तक में इसका वर्णन है, सबसे पहले किस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया था, तो न्यूटन के पुस्तक है प्रिंसिपिया, और उसमें वर्णन किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या बोलता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इसके बारे में देखते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, उसकी वर्तमान अवस्था, बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो हमेशा स्थिर रहना चाहेगी जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स न लगाएं। अगर कोई पत्थर स्थिर रखा हुआ है तो स्थिर ही रहेगा, लेकिन अगर हम उस पर धक्का दे देते हैं तो वो लुढ़केगा कि नहीं, लुढ़केगा। तो यही बताएगा कि कोई पत्थर या कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में रहना चाहती है तो हमेशा स्थिर रहना चाहेगी, और गतिशील वस्तु है तो हमेशा गतिशील रहना चाहेगी जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स न लगाए या उस पर कोई
ब्रेक ना लगाए, ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाना भी एक तरीका का फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, अगर उसको लगाएंगे तो क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, तो यही बोलता है न्यूटन के प्रथम गति से कि रुकी हुई वस्तु या फिर विराम में स्थित वस्तु हमेशा विराम में रहना चाहती है, साथ ही गतिशील वस्तु हमेशा गति में रहना चाहती है। यही क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, लेकिन अगर हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसकी अवस्था में बाह्य बल लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं तो उसके वर्तमान अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। प्रथम नियम जो है न्यूटन का जो प्रथम नियम है दोस्तों, इसको गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर गैलीलियो का नियम दिया रहे तो वो भी लिख सकते हैं, या इसी को दोस्तों जड़त्व का नियम दिया भी बोला जाता है। तो प्रथम नियम को क्या, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को दोस्तों क्या बोला जाता है, गैलीलियो का नियम बोला जाता है। साथ ही जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व। तो जड़त्व किसको बोलते हैं, तो जड़त्व उसी को बोलते हैं कि जब तक किसी वस्तु को बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो उसी अवस्था में वो बना रहता है, चाहे वो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा। मान लीजिए कोई गाड़ी है, उसमें ब्रेक फेल हो जाता है, मतलब उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, ब्रेक नहीं लगेगा, तो वो क्या जिस गति से चल रहा है उसी गति से चलता रहेगा, नहीं रुकेगा। जब उस पर ब्रेक लगाया जाएगा मतलब ब्रेक फेल नहीं है, अगर ब्रेक लगाया जाएगा तो वो रुकेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, जड़त्व बोलते हैं कि वो गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील रहना चाहती है और जो विराम में अवस्थित वस्तु है वो हमेशा विराम में रहना चाहती है। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी गुण को बोलते हैं जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम से क्या मिलता है दोस्तों, तो बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम से क्या मिलता है हमको, बल की परिभाषा। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, या बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति से मिलती है, किस नियम से मिलती है, तो प्रथम नियम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिलता है, तो हमको बल की परिभाषा और बल का जो सूत्र होता है F=ma होता है। ठीक है, m यहाँ पे क्या है, मास है, और a जो है एक्सीलरेशन, F जो है वो फोर्स है, बल है। अब देखिए बल की परिभाषा क्या है, बल वह बाह्य कारक होता है जिसे किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर देता है। तो बल क्या है, एक बाह्य कारक है जो कि उसकी अवस्था में चेंज कर देता है। मान लीजिए कोई यहाँ पे स्थिर वस्तु है, इस पे F फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए पत्थर ऐसे है और इस पे फोर्स लगाएंगे इधर से, तो ये क्या करेगा, लुढ़कने लगे या कुछ खिसकेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, फोर्स लगाएंगे तो इसकी अवस्था में क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया। पहले विराम अवस्था में था और उसके बाद ये क्या करने लगा, गति करने लगा। तो बल लगाकर किसी भी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। यह परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, या तो परिवर्तन करेगा, या कई बार देखते हैं पत्थर पे बल लगाएंगे, अगर प्रॉपर बल नहीं लगेगा तो पत्थर थोड़ा सा हिलेगा और फिर उसी स्थान पे आके रुक जाएगा। लेकिन जितना बल चाहिए उतना लगा देंगे तो क्या करेगा, लुढ़कने लगेगा। ठीक है, बल जो है दोस्तों वो क्या है, तो बल जो है होता है एक सदिश राशि है। बल कैसा राशि है दोस्तों, तो बल एक सदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन होता है किसका, एसआई मात्रक, तो बल का। ठीक है, बल को दोस्तों फार्मूला आपको बताया F=ma भी होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, इस फार्मूले को भी याद रखेंगे, कई बार मास दिया रहेगा, एक्सीलरेशन दिया रहेगा और फोर्स पूछ देता है, तो आप इस फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। अब दोस्तों जड़त्व के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो चलिए उसको भी देखते हैं। जड़त्व के कुछ उदाहरण, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री के पीछे और झुक जाना। इसको तो आप लोग कई बार अनुभव भी किए होंगे कि जब भी आप रेलगाड़ी में बैठे हैं या किसी भी गाड़ी में बैठे हैं और अचानक से गाड़ी चल पड़ता है तो उसमें जो आदमी बैठे होते हैं, आप लोग बैठे होंगे तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये क्यों झुक जाते हैं, इसका कारण यही होता है कि जड़त्व का नियम काम करता है। गाड़ी गतिशील होता है लेकिन आदमी जो उसमें बैठा रहता है वो जिस अवस्था में बैठा रहता है उसका शरीर उसी अवस्था में रहना चाहता है, विराम अवस्था में रहना चाहता है, लेकिन उसके गति के कारण क्या होता है, जड़त्व के नियम लगता है और वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। आप लोग बस में ट्रैवल किए होंगे तो देखते होंगे अचानक से ब्रेक लगता है तो आगे वाले सीट से क्या होता है, सर टकरा जाता है। तो ये जो है दोस्तों ये किसके कारण होता है, तो जड़त्व के नियम के कारण। ठीक है,
कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झरकर गिर जाते हैं। अब देखिए आप लोग इसको घर में देखे होंगे कि कंबल को जब धूल निकालना रहता है तो डंडे से जब पीटते हैं तो धूल क्या होता है, धूल पीटते हैं तो कंबल तो हिलता है, लेकिन धूल जो है वो जड़त्व के नियम के अनुसार उसी अवस्था में बना रहेगा, तो धूल वहीं रह जाता है, कंबल आगे पीछे हो जाता है, जिससे धूल झर के नीचे बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों संवेग। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान मतलब मास और वेग मतलब वेलोसिटी। तो संवेग का फार्मूला, संवेग को p से डिनोट करते हैं दोस्तों जनरली, तो इसका फार्मूला होता है p = मास इंटू वेलोसिटी। यही हो गया दोस्तों संवेग। संवेग जो होता है द्रव्यमान के वेग संवेग जो होता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल। तो ये देखिए द्रव्यमान हो गया और ये हो गया वेलोसिटी, मतलब वेग, दोनों के गुणनफल को क्या बोलेंगे दोस्तों, संवेग। संवेग को दोस्तों p से डिनोट करते हैं, अर्थात संवेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुने द्रव्यमान। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग को p = mv, इसको आप लोग याद रखेंगे। संवेग क्या हो जाएगा, p = mv हो जाएगा। ये संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। संवेग क्या है दोस्तों, सदिश राशि है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है, तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, संवेग का एसआई मात्रक निकल के आ जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या बोलता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम में क्या बोलता है, यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग बताए थे अभी क्या होता है, संवेग p = mv होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो वस्तु के पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, मतलब बल के क्या होगा, समानुपाती होगा। संवेग में परिवर्तन की दर जब यदि आरोपित बल F, मान लीजिए F आरोपित बल लगाया जाता है और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A है, तो वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F = ma, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होगा। तो इससे हमको क्या मिलता है दोस्तों, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें ये क्या बोल रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर, तो मान लीजिए m है, और संवेग में मान लीजिए संवेग में परिवर्तन क्या होगा, m तो सेम ही रहेगा, पहले v1 वेलोसिटी से जा रहा था और इसमें बाद में क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन यही हुआ ना, v2 डायरेक्ट समानुपाती होगा कि नहीं, और इसके दर से। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम कॉमन ले लें तो f क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, v1 - v2 बटे में t। और हम लोग क्या पढ़े हैं, तो वेग में परिवर्तन इतना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपको एक्सीलरेशन का फार्मूला लग रहा है कि नहीं, वेग में परिवर्तन की दर v2 - v1 होगा यहाँ पे। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन होता है, तो f डायरेक्टली F = यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम टोटल को क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। तो F = m में, यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो गया, F = m में। तो हमको न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमको क्या प्राप्त होता है, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो बल का व्यंजक क्या प्राप्त हुआ, F = m में। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमको क्या प्राप्त होता है, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। देखिए प्रथम नियम जो है दोस्तों दूसरे नियम का ही अंग है, तो इसको ये भी याद रखेंगे। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम था वो क्या था दोस्तों, अभी बताए थे, जड़त्व का नियम। इसमें हमको क्या मिला था, न्यूटन के जड़त्व का नियम मिला था। इससे हमको क्या मिला था, तो बल का परिभाषा मिला था, और बल के परिभाषा से ही हमको यहाँ पे क्या मिला, उसके बाद दूसरे नियम से क्या मिला, बल का व्यंजक मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला फार्मूला भी देख लेंगे। संवेग में परिवर्तन हो रहा है, सॉरी यहाँ v2 - v1 होगा। ठीक है, मतलब संवेग में परिवर्तन पहले mv1 हुआ होगा, कुछ देर बाद mv2 हुआ होगा, दोनों में परिवर्तन निकालेंगे तो इसको माइनस करेंगे इसमें, तो ये किसके समानुपाती बताया जा रहा है, फोर्स के समानुपाती। जैसे कि आप इसमें देखेंगे किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन की दर निकाले हैं, दर
जैसे बोलेगा तो टी कर देंगे नीचे में। किसके समानुपाती होती है, तो फोर्स के। यहाँ पे दोस्तों कॉमन ले लेंगे मास, तो यहाँ से आ जाएगा V2 - V1 बटे में टी, तो F = ma हमको क्या प्राप्त हो गया, बल का व्यंजक। तो बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है दोस्तों, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों न्यूटन का तृतीय गति नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तृतीय नियम क्या बोलता है दोस्तों, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तृतीय गति नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब क्रिया बल प्रतिक्रिया बल के बराबर होती है। अगर किसी वस्तु को अगर हम क्रिया करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उधर से भी उतना ही फोर्स लगाता है ताकि वो चीज़ बैलेंस बना सके। इसी को बोलते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक है, जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले के पीछे की ओर धक्का लगना। अगर आप बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो आपको चलाने वाले को पीछे पे भी दोस्तों धक्का लगता है और पीछे की तरफ लगता है। इसी को ये जो होता है दोस्तों, वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण ही होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों नाव के किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे की ओर हट जाना। कि नाव के किनारे पे जैसे हम कूदेंगे तो आगे की तरफ फोर्स लगेंगे, तो नाव पे भी फोर्स लगेगा, एक पीछे की तरफ लगेगा। तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, न्यूटन के तृतीय गति से ही होगा। ठीक है, रॉकेट को उड़ाने के लिए भी दोस्तों तृतीय नियम का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको न्यूटन का तृतीय नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो इससे आगे दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, गति दूसरा वीडियो में कल। यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।